लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी स्कूलिंग मॉन्टफोर्ट स्कूल से हुई है। ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का है और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ही मेरा ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स किया था, जिसके बाद मैंने एक कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम किया है 1 साल तक। तो ये जो पूरी जर्नी रही है वो काफ़ी उतार-चढ़ाव वाली रही है, बिकॉज़ दिस वाज़ माय 5th अटेम्प्ट। 5वें अटेम्प्ट के बाद मुझे ये रैंक हासिल हुई है, और जो भी मेरी लर्निंग्स है इस प्रोसेस में, मैं उसको आपसे साझा करना चाहती हूँ। और यही रीज़न है कि आज मैं आप सबके सामने हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यूपीएससी टाइम कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे आपके डाउट्स और आपके जो भी मन में सवाल हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें। तो फर्स्टली कुछ कुछ बातें जो मैं जानना चाहूँगी आपसे, वो सबसे पहली ये है कि आप में से कितने लोग अभी मेंस लिखने वाले हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं 24 के लिए, प्रीलिम्स के लिए, और कुछ लोग जो प्रीलिम्स के बारे में जानना चाहते हैं, और मेंस जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप मुझे अकॉर्डिंगली बता दीजिए। मैं ओके 2025, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने जागरूक हैं और इतने उत्सुक हैं लिखने के लिए पेपर को। तो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लगे रहिए ऐसे ही। अच्छा, राइटिंग मीन्स ओके। सो बिना आपका कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए, वैसे ही ज़्यादा थोड़ा सा डिले हो गया था तो काफ़ी टाइम उसमें लग गया। तो पहले मैं मेंस की स्ट्रैटेजी अपनी थोड़ी सी बता देती हूँ, उसके बाद वील कम टू प्रीलिम्स ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे सब लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, तो कैसे करना होता है? हाँ, ये बहुत सही बात है कि कोई बताता नहीं है कि करना कैसे है। ठीक है, सब कहते हैं कि करना है। तो उसके लिए मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ कि देखिए, आपके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका सिलेबस और दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहली चीज़ जो है वो आप देखेंगे कि सिलेबस का एक प्रिंट आउट हमेशा 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 अपने स्टडी टेबल के सामने रखिए, और जब भी कोई न्यूज़ आर्टिकल कुछ भी पढ़ेंगे उससे रिलेट करेंगे कि सिलेबस के किस पार्ट से ये वाला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो रिलेट करता है। जैसे कि हमने देखा, अगर अभी अभी जैसे इंडिया यूएस के रिलेशंस में बढ़ोतरी हुई है, वी सीन कि प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं वो यूएस गए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के रिलेशन यूएस से कैसे हैं, तो आपका सिलेबस वहाँ आपको काम आएगा। फिर उसके बाद ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपके जो ये डाउट्स हैं उसको और दोबारा लूँगी। उसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको एक प्रिंट आउट लेके रखना है। आप पूरा का पूरा प्रिंट आउट एक लेके रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये आपके ईयर वाइज भी हो सकते हैं और ये टॉपिक वाइज भी हो सकते हैं। अगर टॉपिक वाइज हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है कि आपको एक ही दिशा में, डायरेक्शन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए एनकरेजमेंट मिलती है। तो ये चीज़ आप करिए। अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले तो जब मैं ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने बैठती थी तो मैं एक सेपरेट शीट ऑफ पेपर ले लेती थी, उसके ऊपर टॉपिक लिख लिया। जैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस एक टॉपिक लिख लिया। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे इंश्योर की जा सकती है प्राइवेट पार्टनरशिप से। अब उसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक प्राइवेट पार्टनरशिप का है टॉपिक, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का, और दूसरा है इंक्लूसिव ग्रोथ का। तो इस चीज़ से हम इसको कनेक्ट बिठाना है। तो इंट्रोडक्शन लिखी, कंक्लूजन लिखा और बॉडी लिखी। थोड़े से मुझे और डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज़ इसको थोड़ा बरकरार रखिए। आई विल एड्रेस दोज डाउट्स। अब इसके बाद हमने क्या किया कि मेरे दिमाग में जो इंट्रोडक्शन आएगा वो मैं लिखूंगी। जैसे कि कितने प्रोजेक्ट्स इंडिया में प्राइवेट पार्टनरशिप पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है, तो वो मैं सब मैं लिख दूंगी, उसका डेटा लिख दूंगी। अब मैंने ये तो लिख दिया कि कितने हैं, बट मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा? जो डेटा है मेरा वो मैं इकोनॉमिक सर्वे या बजट से उठाऊंगी या उसी टाइम गूगल कर लूंगी। तो ये तरीका होता है ब्रेनस्टॉर्म करने का कि जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है तो एक पावर्टी की बात की है, ठीक है, पावर्टी के बाद हंगर की बात की
है, इक्वालिटी की बात की है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, तो ये सारे फेसेट्स में जब हम जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। तो ऐसे ही करके हमने सारे के सारे टॉपिक्स लेने हैं, सारे थीम्स लेने हैं, उस पर एक राइटअप बनाना है। उसके बाद ये अगर आपको समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, तो ये भी बात मैंने की कि सिलेबस को कैसे डिकोड करना है। सिलेबस को ऐसे डिकोड करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस आपके कॉम्प्लीमेंट्री है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा उसमें से आपने ये देखना है कि क्या-क्या थीम एड्रेस हो सकता था। तो अगर वो एड्रेस हो सकता है तो आप उसको सिलेबस में मैपिंग करोगे। कि सपोज़ लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है, तो सिलेबस में यही आएगा कि लैंड रिफॉर्म्स लिखा हुआ है वहाँ पर और उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। तो उसको वैसे डिकोड करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम ये बात करते हैं कि और इंडिया बाकी के किस किस ऑर्गेनाइजेशंस में एंगेज्ड है, जैसे पिछली बार बिम्स्टेक और सार्क का क्वेश्चन आया था, तो वो उससे ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ न्यूज़ में अब रहेगी वो आगे आपको क्वेश्चन में प्रोबेबल बनेगी। अच्छा, इसके बाद क्या किसी फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया था? नहीं, कोई फाउंडेशन कोर्स तो नहीं ज्वाइन किया था, बट हाँ उस टाइम पे जब शुरुआत हुई थी यूट्यूब की, तो काफ़ी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे जो अपना मटेरियल यूट्यूब पे डालते थे। देखिए, फाउंडेशन कोर्स का जो फ़ायदा ये होता है कि आपको हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना उस चीज़ को करने के लिए। बट उसी तरह फाउंडेशन कोर्स का एक नुकसान भी होता है कि आप उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो मटेरियल है वो कभी टाइम पे नहीं दे पाती या सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं करा पाती, तो हमारा वो हिस्सा रह जाता है। तो ठीक है, फाउंडेशन कोर्स को एक इनेबलर की तरह लीजिए और उसके साथ अपनी मेहनत भी जारी रखिए। वो एक आपको दिशा देगा, एक डायरेक्शन देगा, बट इफ़ेक्टिवली जो काम करना है वो आपने ही करना है। इसके बाद मुझसे पूछा गया है कि अच्छा, कि बिफ़ोर ग्रेजुएशन करनी चाहिए प्रिपरेशन या आफ्टर ग्रेजुएशन करनी चाहिए। देखिए, ये एक पर्सनल चॉइस है। मेरा जो सपना था यूपीएससी का, वो हालाँकि बचपन का था, बट मेरा जो प्यार था अपने सब्जेक्ट से, कॉमर्स से, उसके चक्कर में मैंने काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस भी गेन किया था सीएस के थ्रू। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी कि जैसे अब दिल्ली वाले जो हैं वो समझ पाएँगे इस बात को, क्योंकि जो लोग बाहर से आएँगे वो तो अकेले रहते हैं, वो उनको दुनियादारी की समझ होती है। जो दिल्ली वाले होते हैं थोड़े से वो अपने घर परिवार में बस के रह जाते हैं, इसलिए थोड़ा बाहर नहीं निकल सकते। तो वो पहली बार थी जब मैं बाहर निकली, मैंने जॉब की, लोगों से मिली, कैसे इंटरैक्ट करना है, कैसे किसी से बात करनी है। वो जो एक सोशल बीइंग होता है इंसान, वो कैसे बनता है, वो एक्सपीरियंस से ही बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लीडरशिप पोज़ीशन पे जा रहे हैं तो इतनी एटलीस्ट आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे किसको हैंडल किया जाता है, लोगों से कैसे मिला जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में करने को मिलती हैं, वो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो वो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहता है। उसके अलावा मेरा ये मानना है पर्सनली कि जितने जल्दी आप शुरू कर सकें उतने अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप जल्दी शुरू करते हैं तो आप काफ़ी एंथुसियास्टिक होते हैं। उसके अलावा मुझे ये चीज़ दिख रही है, हाँ, मेंस में मैप का क्या रूल है? मेंस में मैप का बहुत ज़्यादा रूल है। बी इट ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी का तो कोई भी क्वेश्चन मैप के बिना करना सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत रोल है मैप का। उसमें आप एग्ज़ामिनर को ये बताओगे कि जो मेरी स्पेशियल मेमोरी है, जो मेरे दिमाग में ये चीज़ें सेट हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, वो मुझे पता है, तो वो आप एग्ज़ामिनर को मैप के थ्रू बता सकते हो। और नॉट ओनली ज्योग्राफी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मैप्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अगर आपको ये दिखाना है कि इंडिया कौन-कौन से डिज़ास्टर से कहाँ-कहाँ पीड़ित है, तो आप मैप में ज़रा-सा ये दिखा दोगे कि वेस्टर्न कोस्ट है तो वहाँ पे साइक्लोन्स आ रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन्स आ रहे हैं, सुनामीज़ का इश्यू है, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं हिमालयन रीजन में। तो ये सारी चीज़ें आप मैप के थ्रू दिखा सकते हो। उसके अलावा मुझसे ये भी पूछा है कि एथिक्स और एस्से की प्रिपरेशन के बारे में बताइए। देखिए, एथिक्स और एस्से की जो प्रिपरेशन होती है, वो एक लेवल डीपर जाके होती है। तो इसमें जो आपके जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत काम आते हैं। जैसे कि जो मेरी अप्रोच होती थी ऐसे में, वो ऐसे होती थी कि मैं, अगर मुझे कोई भी टॉपिक मिला है तो मैं उसको बिल्कुल छोटे से शुरू करके फिर पूरे दुनिया तक लेके जाती थी। आई कॉल दिस अप्रोच एज़
होम टू वर्ल्ड, जैसे कि अगर मेरे को ऐसे लिखना है सेल्फलेसनेस पे, तो सेल्फलेसनेस पे कैसे इससे लिखा जा सकता है? कोई भी ऐसा मतलब टॉपिक आता है जैसे इट इज़ अ ह्यूमेन एक्ट टू पुट समवन एल्स ओवर योर नीड्स, तो दिस इज़ द टॉपिक। अब जैसे कि आजकल जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफिकल हो गए हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसको फिलॉसफिकली और फैक्चुअली कैसे हैंडल किया जाए। तो सबसे पहली बात तो जब मैं फिलॉसफिकल एसेज लिख रही होती थी तो मैं ये सोचती थी कि अगर सेल्फलेसनेस का मुझे एग्जाम्पल देना है तो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। हम अपने घर पे ही देखते हैं कि हमारी जो मदर है वो कितनी सेल्फलेस है, सुबह उठ के सबका काम करना, सबके लिए बनाना कुछ ना कुछ। तो वो चीज़ें जो मदर की एक इंस्टिंक्ट होती है अपने बच्चे को कोई हार्म ना पहुंचाने देना, वो सेल्फलेसनेस है। और फिर एक ऐसे ही करके पहले हम होम में देखेंगे, फिर अपनी कम्युनिटी में देखेंगे, जैसे वॉलंटियर्स है, जैसे रॉबिन हुड आर्मी है, वो जो बाकी का खाना बचता है वो बाकी बस्ती वालों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और उसके अलावा नेशन पे देखेंगे, जैसे नेशन में हमने देखा ऑपरेशन इंसानियत, ऑपरेशन राहत, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया की सेल्फलेसनेस को दिखाती है। तो एक होम से लेकर एक आउटर वर्ल्ड तक हम देखते हैं कि सेल्फलेसनेस इंपॉर्टेंट है। तो आपने एस्से को उस पैरामीटर पे खोलना है। देखिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्से को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल इश्यूज में खोलेंगे, बट आपने ये भी देखना है कि वो सारी चीज़ें बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए, जो यूपीएससी आपसे रिक्वायर करता है, कि आप सिर्फ एक जो कंटेंट है वो कॉपियर ना बने, इधर से इधर का कंटेंट उधर उठा के ना लिखें, आप उसी टाइम कंटेंट जनरेट कीजिए। जनरेट कैसे करेंगे? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू, एसेज लिख के कोशिश कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। जिसके जो ये मेंस दे रहे हैं उनके लिए खासकर मैं ये कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट 20 एसेज यू मस्ट ब्रेनस्टॉर्म। उसके अलावा ठीक है, एथिक्स के बारे में मैं बात करती हूँ, ऑप्शनल के बारे में। ठीक है, तो एथिक्स में ये इशू आता है कि हमें ये आदत होती है कि हमने जीएस 1 2 3 लिखा है, तो हम उनको सारे के सारे जो भी आपके ऐसे एथिक्स के क्वेश्चन होंगे वो आप उसी लहजे में लिखते हैं जैसे आप जीएस 1 2 3 लिखते हैं। तो ये आपने यहाँ पर थोड़ी सी अपने आप को सुधारना है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रहेगी कि जितना भी आपका सिलेबस है एथिक्स का, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, देखिए। जो मेरे गुरु थे, जो मेरे मेंटर हैं, उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपको एथिक्स का जो भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंठस्थ होना चाहिए। तो कंठस्थ कैसे करना है कि अगर एटीट्यूड पे आ रहा है, तो अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो एटीट्यूड उसमें आ गया, जैसे कि किसी भी एक सिविल सर्वेंट का ये एटीट्यूड था। जैसे उस टाइम पे न्यूज़ आ रही थी कि एक सिविल सर्वेंट ने फ़ोन उठा के फेंक दिया था, तो वो उसका गलत एटीट्यूड को दिखाता है। कि एप्टीट्यूड अलग है, एप्टीट्यूड इसका मतलब है कि हम सब एग्ज़ाम पास करके वहाँ पहुँचे हैं। बट एटीट्यूड क्या है? एक हेल्पिंग एटीट्यूड है, एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी का एटीट्यूड है। तो वहाँ पर गड़बड़ है कि वहाँ पर आपने ये देखना है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपने जो भी आपके एथिक्स का सिलेबस है उसको अगर कंठस्थ कर लिया है तो आपके दिमाग में वो हमेशा पॉइंट्स रहेंगे, आप उसी पॉइंट्स को और आगे इलैबोरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने करनी है। उसके अलावा एथिक्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें से खोजे जाए। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक्सप्लेन्ड एक पेज आता है, उसके अंदर दे गिव गवर्नेंस अवार्ड्स। तो गवर्नेंस अवार्ड्स में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स का नाम और उन्होंने जो बेस्ट चीज़ें की थी वो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में उसका एक आर्टिकल आया था। अब आप जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप देखेंगे कि बेस्ट केस स्टडीज़ क्या है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन सी एक क्वालिटी है जो वो पोर्ट्रे कर रहा है, क्या वो एम्पैथी पोर्ट्रे कर रहा है, क्या वो इमोशनल इंटेलिजेंस पोर्ट्रे कर रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखनी है। उसके अलावा ऑप्शनल पे आ जाते हैं। अब देखिए जब आपका एक बार प्री निकल जाए और जो इस टाइम पे मेंस दे रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपका जब प्री हो जाता है तो आप 3 दिन हफ्ते में ऑप्शनल के लिए रखिए। देखिए 1, 2 और 3 ये सारे जो पेपर हैं वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आते हैं और इनका मतलब एक तरह का ही आंसर होता है, तो इसमें स्कोप नहीं होता। जैसे मैं आपको अपना ही इंस्टेंस बताती हूँ कि जैसे अब मेरा जो जीएस 3 था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मेरे को इंटरेस्ट जीएस 3 और जीएस 2 में था। बट इस बार क्या हुआ कि स्केलिंग की है यूपीएससी ने जीएस 3 में, तो मैक्सिमम मार्क्स 100 के अराउंड है, जो कि 120 130 पहुँच जाते हैं
तो अब इसकी वजह से अब मैं किसी अगर एक सब्जेक्ट में आगे हूँ, अगर मैं जीएस 3 में आगे हूँ और उसमें मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, तो मेरा पूरा का पूरा स्कोर नीचे जाएगा। इससे अच्छा मेरा ये एक अप्रोच रहेगा कि जहाँ पे मैं मार्क्स गेन कर सकती हूँ, जैसे कि एस्से, जैसे कि एथिक्स, उस चीज़ पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँ और जो 1, 2 एंड 3 है, उसको मैं कंटिन्यूअसली करती रहूँ, कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करती रहूँ और कंटिन्यूअसली एक टेम्पलेट बना लूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे आंसर लिखूँगी, ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे आंसर लिखूँगी। बट जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम है, जो कंटिन्यूअसली अपने दिमाग में सोचते रहना है उस चीज़ को, वो मैं ज़्यादातर उसको टाइम दूँ एस्से को और एथिक्स को। अब एक ये भी मिथ है कि एस्से लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए सारी पहले ही आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जीएस 1 और 2 और 3 की, तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी चीज़ यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रिपेयर कर लो और फिर लास्ट में छोड़ दो। आपको ये सारी चीज़ें एक तरह से साथ-साथ ही प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा मैं एक बार देख लेती हूँ क्यों कोई और ओके, तो इसमें मुझे एक और क्वेश्चन दिख रहा है कि ऑप्शनल को कितना टाइम दीजिए, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ऑप्शनल को अगर आपने पहले कभी ऑप्शनल नहीं लिखा है, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम राइटिंग एन ऑप्शनल, तो ऑप्शनल एक गेम चेंजर हो सकता है, उसको ज़रूर 2 से 3 दिन दीजिए हफ्ते में। और अगर आपने पहले लिख चुके हैं ऑप्शनल को, तो आंसर राइटिंग पे फ़ोकस करिए और रिविज़न पे फ़ोकस करिए। ठीक है और ये एक मेरे पास आंसर आया क्वेश्चन आया है कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स लाइक सोसाइटी गवर्नेंस सोशल जस्टिस आईआर। ठीक है तो जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं मैं आपको उसके लिए एक न्यूज़पेपर सजेस्ट करती हूँ जो कि मैं भी बहुत यूज़ करती थी, इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे सोशल जस्टिस का टॉपिक है, तो आपके लिए क्या ईज़ी रहेगा कि जो चीज़ें जैसे ये जीएस 2 में आती हैं, तो इसके लिए हमें बीच में बहुत कम टाइम मिलता है जीएस 1 के बाद जीएस 2 में। तो आपके पास रेडी रेफ़रेंस के लिए ऐसे नोट्स रहने चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकें। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने जब सोशल जस्टिस प्रिपेयर किया था तो उसमें एक वल्नरेबल सेक्शंस का टॉपिक था। तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने एक टेबल बना लिया था। तो पहले कॉलम में मैंने सारे के सारे वल्नरेबल सेक्शंस लिख दिए थे। जैसे कि वुमेन लिख दिया, माइनॉरिटीज़ लिख दिया, सीनियर सिटीज़न्स लिख दिया, चिल्ड्रन लिख दिया, एससी, एसटी, ओबीसीज़, पीवीटीजीज़, मैनुअल स्कैवेंजर्स ये सारे लिख दिए। दूसरे कॉलम में मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख दिए कि इनके साथ-साथ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लगते हैं। तीसरे कॉलम में मैंने जुडिशियल केस लॉज़ लिख दिए कि इनके साथ कौन-कौन से जुडिशियल केस लॉज़ हैं। चौथे कॉलम में मैंने लिख दिया स्टैट्यूटरी एक्ट कौन-कौन से हैं। पाँचवें कॉलम में मैंने ऐसे लिखा कि कौन-कौन सी स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से और छठे कॉलम में मैंने लिखा इनकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। सातवें कॉलम में मैंने उसके बारे में ये लिख दिया कि क्या-क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वे फॉरवर्ड क्या है। और आठवें कॉलम में कोई ऐसी केस स्टडी, कोई ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन जो इन सारे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ये तरीका होता है। आपको बहुत सारा मैटर छोटे से छोटे मटेरियल में कंप्रेस करना है। इतना कि 2 घंटे का जो आपको टाइम मिले बीच में रिवीजन के लिए, इतनी सी आपकी पूरी की पूरी मटेरियल हो जीएस 2 का, जिसको आप फटाफट एकदम से रिवाइज़ कर सकें 2 घंटे में। तो ये आपका होना चाहिए। तो नोट मेकिंग के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें एज़ इट इज़ कॉपी हो रही हैं न्यूज़पेपर से, कभी-कभार हमें बहुत अच्छे-अच्छे मटेरियल दिखते हैं न्यूज़पेपर्स में कि किसी ने ये बोल दिया, किसी ऑथर ने ये बोल दिया। वो ठीक है, एक तरह से उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, बट एज़ इट इज़ अगर आप उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे और एज़ इट इज़ उसको रट के वहाँ लिख के आने की कोशिश करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारा मटेरियल होता है हमारे पास, तो हर बार एक मटेरियल की एक यूज़ वैल्यू देखनी है कि कितना किस-किस जगह पे मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे मेरे पास कोई कोट है, तो मैं सिर्फ़ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पे उसको यूज़ कर सकती हूँ। बट अगर यही कोट्स मेरे पास ट्रांसपेरेंसी पे है, अकाउंटेबिलिटी पे है, तो मैं उसको हर जगह, मैं उसको एथिक्स में भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं उसको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि यूज़ वैल्यू कितनी है एक सब्जेक्ट की। मैंने कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं मैंने जॉब के साथ-साथ की थी, तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि जॉब के साथ-साथ प्रिपरेशन हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, बट ये 2 चीज़ें होती हैं। इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर आप जॉब में जाते हो और वो डिस्कनेक्टेड है यूपीएससी से, तो आपको ये देखने को मिलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो आप कभी भी उस प्रोसेस को पूरा का पूरा रोमांटिसाइज़ नहीं करते, मतलब उससे पर्सनली अटैच नहीं हो जाते। तो आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास एक बैकअप है, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो
तो वो ये भी चल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है। आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि ज़रूर एक ना एक बैकअप रखिए। यहाँ पर कुछ नहीं पता चलता, मतलब आप पूरी मेहनत कर लेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ फैक्टर लगता रहता है। और दूसरी चीज़ जॉब में ये होती है कि आपको थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है। जैसे मेरे को थोड़ा-सा रात को पढ़ने का शौक था, तो मैं रात को अपना जो भी सिलेबस होता था उस दिन का वो खींच लेती थी। अच्छा, अब इसके बाद सीसैट से बहुत डर लगता है, ठीक है? तो किसी चीज़ से डर लगता है तो आप उसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, प्रीलिम्स से पहले जब आप पूरी की पूरी ये प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए। मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है UPSC_नीपा करके, तो उस पे मैंने पूरे के पूरे सीसैट के नोट्स दिए हैं, जो कि लॉजिकल रीज़निंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों के हैं, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। द नेम ऑफ द चैनल इज़ UPSC_नीपा। फिर उसके बाद ये मैंने मेंस का वो कर दिया। अच्छा, मेंटरशिप प्रोग्राम देखिए, मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अभी इस टाइम पे दे रहे हैं। स्टडी IQ भी दे रहा है, नेक्स्ट आईएएस भी दे रहा है और काफ़ी फोरम आईएएस भी दे रहा है, सिविल्स डेली भी दे रहा है। तो ये आप देखिए कि मेंटरशिप प्रोग्राम आपको किसका ज़्यादा बेटर लगता है, उनके सबके ब्रोशर्स होते हैं। बट देखिए मेंटरशिप असाइड ठीक है, मेंटरशिप की ज़रूरत होती है स्पेशली एथिक्स और एसए में, बट इफ़ेक्टिवली आपको बहुत काम करना पड़ेगा। तो इफ़ेक्टिवली हार्ड वर्क आपको ही करना है, बट मेंटरशिप तो देखिए सब जगह एक जैसी होती है। वो आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, आपका एक तरह से पूरा का पूरा सिलेबस और टाइमलाइन बना के देते हैं, बट इफ़ेक्टिवली काम आपको ही करना है, तो ये इम्पोर्टेंट रखिए। और इसके अलावा मैं एक बार देख लेती हूँ। ये अब नेवी एसएसआर का तो मुझे एज़ सच इतना कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट इतना नहीं कर पाऊँगी। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थीम में और टॉपिक्स में डिफ़रेंस क्या है? तो देखिए क्वेश्चन्स कभी रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन्स बहुत स्पेसिफ़िक होते हैं, वो आपको इनेबल करते हैं कि आप एक तरह से एक लाइन पे सोचें, बट जो थीम्स होते हैं वो रेपिटिटिव होते हैं, तो आप थीम्स पकड़िए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के। टॉपिक्स जो होते हैं, टॉपिक्स तो ख़ैर थीम ही हो गया एक तरह से कि अगर सिक्योरिटी एक टॉपिक हो गया तो बॉर्डर मैनेजमेंट एक थीम है, तो वो चीज़ें आप पकड़िए वहाँ से और फिर उसको उसी तरह से प्रिपेयर कीजिए। अ, हाँ, तो टॉपर्स ये बोलते हैं कि मॉक टेस्ट का और उसके सॉल्यूशन का एनालिसिस करो, तो ये कैसे करना होता है? अच्छा ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। तो प्रीलिम्स में तो आपको जो आंसर दे दिया गया है, उससे आप देख सकते हैं कि क्या ये आंसर मुझे आता था और मैं किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक हूँ, तो उस सब्जेक्ट के ज़्यादा लगाइए मार्क्स और उसमें एनालिसिस कीजिए। मैं जब एनालिसिस करती थी, तो मैं एक मॉक लगा के सबसे पहले जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी, उसको मैं हाइलाइटर से मार्क कर लेती थी और फिर एक सिंगल पेज पे वही चीज़ें जो नहीं मुझे आ रही, बार-बार रिविज़न के बाद भी नहीं आ रही, कुछ ऐसा फैक्चुअल डेटा होता है, तो मैं वो लिख लेती थी। तो वो एक तरीका होता है एनालिसिस करने का। और उसके अलावा मेंस के जो आंसर हैं, वो आप एनालिसिस कैसे करेंगे? वो आप जो आपको एक सजेस्टेड या सैंपल आंसर्स दिए जाते हैं, उसमें से आप कोशिश करेंगे कि कुछ फैक्ट्स इनकॉर्पोरेट कर लें, कुछ पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर लें, तो वहाँ एनालिसिस करने के लिए आपको मैं ये क्या क्या करती थी कि अपने मॉक में ही साइड पे लिख लेती थी पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स। तो उससे क्या होता था, जब मैं अपना मॉक रिवाइज़ कर रही होती थी, तो मैं वो चीज़ें भी रिवाइज़ कर लेती थी, तो वो एडिशंस हो जाती थी। अब हाँ, तो ये भी एक किसी ने मुझसे पूछा है कि ऑनलाइन गूगल या साइट से मेंस के टॉपिक्स प्रिपेयर हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से ही मिलेंगी। जैसे IDSC की वेबसाइट होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए NDMA की गाइडलाइंस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल से ही मिलेंगी। उसके अलावा कुछ-कुछ मार्केट्स में बुक्स भी हैं, जैसे शून्य IAS की बुक होती है। इसके अलावा स्मार्ट वर्क लैब्स की भी एक अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आई थी। तो वो भी आप कर सकते हैं। एथिक्स के लिए आपने करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल कहाँ से कलेक्ट किए थे? एथिक्स के लिए मैंने करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल कलेक्ट किए थे न्यूज़पेपर्स से और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो यूज़ किया था मैंने, वो था एक जो महाभारत है हमारी और जो गीता है, गीता में एज़ इट इज़ जो कोट्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, उनका एसेंस यूज़ कर सकते हैं कि आपको हमेशा ही स्टेबल रहना है, इक्विनामिटी रखनी है अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ करनी है। इसके बाद डिफेंस सर्विसेज़ का तो सर मुझे डिफेंस सर्विसेज़ का इतना आइडिया नहीं है। ये तो आपको जिसका बैकग्राउंड होगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा। ठीक है।
तो अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है जिससे आप इंटरैक्ट कर सको, तो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो देखिए, इसलिए इसी इसी वजह से काफ़ी सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं जो आपको इनेबल करती हैं। आप अपनी फैमिली से बात कीजिए। मेरा एथिक्स का जो प्रिपरेशन है, मेरा इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है, वो मैंने अपनी मदर के साथ इंटरैक्ट करके ही डेवलप किया है, तो उससे पर्सनैलिटी भी इंक्रीज़ होती है। और एक बार जैसे आप इस प्रोसेस में लग जाएँगे मेन्स आंसर राइटिंग के लिए, तो आप अपने मेंटर से भी बात कर सकते हैं, तो उससे भी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। अ, मेरा ये 5th अटेम्प्ट था। और हाँ, एक क्वेश्चन ये आया है, मैम 1.5 ईयर में क्या यूपीएससी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको थोड़ी-सी जो बेसिक फाउंडेशनल चीज़ें हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि एनसीईआरटीज़ को कैसे कवर की करें, और उसके अलावा आपको एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर्स, और एक क्यूरियोसिटी। कुछ भी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, उसको तभी गूगल किया, विकिपीडिया पे पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पूरा का पूरा ये जो यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है। इसके बाद फिलोसॉफिकल एसेस का ट्रेंड हो गया है, इनको कैसे स्टार्ट करें, 360 डायमेंशन देते हुए फ्लो को कैसे बनाए रखें। देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि होम से लेकर वर्ल्ड तक आप फ्लो लेके जा सकते हैं। अपने ही घर से एग्जाम्पल्स उठाइए, और उसके बाद उसी को, जैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम दानवीर कर्ण कहते हैं, हम तो उसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब कंपैशन की बात आती है, हम अर्जुन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जब डिलेमास की बात आती है, तो वहीं से एक फ्लो बनेगा आपका। माइथोलॉजी उठा लिया, अपने घर से एग्जाम्पल्स उठा लिए, अपने इंडिया के एग्जाम्पल्स उठा लिए, तो वो एक फ्लो जो है वो आप क्रिएट कीजिए। इकोनॉमिक्स की बुक के लिए आई वुड रियली सजेस्ट नेक्स्ट आईएएस की एक इकोनॉमिक्स की बुक है, वो मैंने ही लिखी है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको वो मिल जाए तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। ये एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड सिलेबस मैंने ये कर दिया है। इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी मैं ज़्यादा फोकस ये करूँगी कि आप अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे और बजट के समरीज़ ज़रूर पढ़िए। अगर आपसे पूरा नहीं पढ़ा जाता, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो एटलीस्ट समरीज़ ज़रूर पढ़िए। उसकी जगह उसके अलावा एक और चीज़ आती है, जैसे यूट्यूब पे, सनसद टीवी पे काफ़ी इकोनॉमिक्स की डिबेट आ सकती है। अब देखिए, हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो हर जगह एक तरह से हमें ये नहीं पता चलता कि कैसे हर चीज़ के ऊपर एक टैब रखा जाए कि क्या-क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी कैसी है। बट जैसे ये जो यूट्यूब पे डिबेट्स होती है, मैक्रो सूत्रा करके है एक, जैसे प्रिंट की है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है इंडिया में, आरबीआई कितना जो रेट है वो घटा और बढ़ा रहा है, और बैंकिंग में क्या-क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो हमें इससे पता चल सकती हैं। जो डिबेट्स आती हैं उससे, उसको ज़रूर सुनिए, वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छी है। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़े? ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेसी लियोंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि लैंडफॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ से, उसमें से आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी के कुछ वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पे, जो आपको जैसे एल नीनो, ला लीना करके जो कंसेप्ट्स हैं, वो सारे आईओडीज़ कंसेप्ट समझने के लिए आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए विजुअल एक तरह से होती है। एनजीओ, एसएचजी, सिटीजन चार्टर के टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर कीजिए? देखिए, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इसके लिए थोड़ा-सा मटेरियल भी मिल जाता है बाहर से, जैसे प्रहार करके आता है ओनली आईएएस का, उसमें अच्छे से दी गई हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो मैं करती थी, वो ये था कि एनजीओज़ के कुछ ना कुछ नाम लिख लेती थी, और उसके बाद उसमें ये देखती थी कि वो एनजीओ किस चीज़ में एंगेज्ड है, और उसके एग्ज़ाम्पल ले लेती थी। इसके अलावा नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो कि बेस्ट केस स्टडीज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, वो बताती हैं। तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं एनजीओ और एसएचजीज़ के लिए, जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए एसएचजीज़ हैं काफ़ी, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम का चैनल मैं ये बता देती हूँ। टेलीग्राम का चैनल मेरा है UPSC_नीपा, तो आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का कौन-सा आईडी है? इंस्टाग्राम का आईडी भी मैंने टेलीग्राम पे ही शेयर किया हुआ है, तो आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। वैसे इंस्टाग्राम का आईडी है नीपा_मनोचा। ऑप्शनल को कैसे कंप्लीट करें, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आफ्टर योर प्रीलिम्स स्पेंड 2 to 3 डेज़ ऑन ऑप्शनल प्रैक्टिस, रिविजन एंड ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज़। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ। उसके अलावा मुझे डाउन टू अर्थ पढ़ना भी अच्छा लगता है। हिंदू से भी मैं कुछ-कुछ चीज़ें उठाती हूँ, और सिंस मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, तो आई ऑल्सो गो फॉर फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड इकोनॉमिक टाइम्स। अच्छा, 1 मंथ में कितना सब्जेक्ट की करें? ये देखिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि अ
1 मंथ में देखिए आपका कितना आपने मंथ रखे हैं पूरे के पूरे प्रिपरेशन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ही अपने पूरे के पूरे प्रिपरेशन को डिवाइड कीजिए। मेरे हिसाब से 1 मंथ में आपको, अगर आप हिस्ट्री देखें, तब देखिए हिस्ट्री बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। उसमें एंशिएंट भी है, मॉडर्न भी है, मिडीवियल भी है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको फ़ोकस करनी होती है। तो वो 1 मंथ में कंप्लीट करना इज़ अ टास्क। बट छोटी चीज़ें हैं जैसे सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, वो जो साथ-साथ ही चलती रहती हैं, वो अच्छे से 1-2 दिन लगा के भी कंप्लीट हो सकती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी स्पीड क्या है और आपने कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। हाउ टू डील विद लोनलीनेस ड्यूरिंग स्टडी टाइम। देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका तो यही होता है कि अपनी फैमिली से बात कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपका यूपीएससी प्रिपरेशन में। दूसरा जो मैं करती थी, आई यूज्ड टू मेंटेन अ जर्नल, तो प्लानिंग कर लेती थी, उसके थोड़ा-सा वो लगता है, और एक तरह से ना एक प्रोसेस से ही थोड़ा-सा प्यार कीजिए कि लोग कहते हैं ना, तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जहान है, तो वो यूपीएससी के लिए भी थोड़ा-सा एक रखिए कि हाँ, अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें एंगेज रहेंगे। फिर आपको इतना लगेगा नहीं कि लोनलीनेस के लिए चीज़ें हैं। बट ठीक है, आई एग्री, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर भी जाइए। मैं बहुत मूवीज़ देखती थी प्रिपरेशन करते हुए, डांस करती थी, आई वाज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, योगा की एविड फॉलोवर हूँ। तो ये सारी चीज़ें करते-करते भी आप साथ-साथ कर सकते हैं। अम 1 सेकंड, हाँ, ये भी है कि सीसैट की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए, और मेरी टेलीग्राम आईडी पे काफ़ी नोट्स हैं उसके लिए, उसको आप बेस लेके यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू अपना एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? सॉरी, ये बीच में लाइव स्ट्रीम बंद हो गई थी। कोई प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ओके। सो और बाकी के जो जो भी डाउट्स हैं आप लिख के भेज सकते हैं। मैं ठीक है, ओके। हाँ, तो एक और डाउट है कि कुछ टॉपर्स प्रीलिम्स के लिए सिर्फ़ एक सेल्फ नोट बना लेते हैं और बार-बार उसी से पढ़ के 4-4 बार प्रीलिम्स लगातार क्लियर करते हैं। तो उनके उस रजिस्टर में वो क्या-क्या कवर करते हैं? अच्छा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो वो रजिस्टर होता है, अब जैसे अगर मैं अपने रजिस्टर के बारे में बताऊँ, तो काफ़ी चीज़ें उसमें होती हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री से मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री एक बहुत लो हैंगिंग फ्रूट रह गया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो भी हमने देखा है पिछले कुछ टाइम से जो हिस्ट्री की क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सरफेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो अब यूपीएससी काफ़ी हद तक अंदर भी, मतलब बहुत डिटेल्स में भी पूछ सकता है। तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी तरह जैसे हिस्ट्री में अब सपोज़ जो नोट्स होंगे वो ऐसे होंगे कि पहले तो एक टाइमलाइन होती है। अब देखिए एनसीईआरटीज़ का इश्यू ये रहता है कि उसमें से कहीं से भी कुछ भी होता है, तो वो एक तरह से क्रोनोलॉजी नहीं बनती। आपके दिमाग में वो एक पिक्चर नहीं बनती कि आपको कैसे करना है। तो वो हिस्ट्री के लिए आप इम्पोर्टेंट ये रखिए, और क्वेश्चंस भी देखिए सारे के सारे क्रोनोलॉजी पे आ रहे हैं कि कौन-सा किंग किसके टाइम में था, और सेकंड या थर्ड सेंचुरी या 5th सेंचुरी, 8th सेंचुरी तक कौन से किंग्स थे, कौन-सी डायनेस्टी एक दूसरे की कंटेम्पररीज़ थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक क्रोनोलॉजी ही समझ के आएँगे। तो इसके लिए मैं क्या करती थी कि एक मैप ले लिया, और जैसे 8th सेंचुरी लिख दिया। फिर मैंने ये लिख दिया कि उस 8th सेंचुरी में किस रीजन में क्या-क्या कौन से डायनेस्टीज़ थे। ओके। तो वो चीज़ें मैंने कर ली। तो उसके बाद उसी के अंदर डायनेस्टीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है भर सकते हैं। जैसे कि मैंने विजयनगर डायनेस्टी उठाई, तो मैंने उसके बारे में लिख दिया कि कौन से उसके किंग्स थे, क्या-क्या उसकी क्रिएशन थी, उसके टेम्पल क्रिएशंस कैसे-कैसे थे, क्या किस तरह का सोशल स्ट्रक्चर था। तो वो चीज़ें जो आप ये कह रहे हैं कि जो टॉपर्स अपने आंसर्स में लिखते हैं या बुक में लिखते हैं और उसी से प्रीलिम्स निकालते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं। तो आप इसके लिए लूसेंट्स वगैरह, लूसेंट की एक बुक आती है जीके की हिस्ट्री के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी पॉलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज़ पॉलिटी आपने देखा ही है कि हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी में से आते हैं। तो लक्ष्मीकांत का एक जिस्ट बना लिया जैसे,
तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी जैसे यही वाली चीज़ें होती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं इकोनॉमिक्स में, कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद और जैसे करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स के लिए हमेशा एक अलग से आप रेफ़र कीजिए, कि जैसे आपने कुछ नोट्स रेफ़र किए हैं, या कुछ जैसे पीटी 365 भी आती हैं, कुछ डेली मैगज़ीन्स आती हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स में एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि पीआईबी को बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स रखिए अपने करंट अफेयर्स का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंट पास्ट में पीआईबी से आ रहे हैं। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रीलिम्स में पहले जो था सिस्टम था रिकॉग्निशन का, कि आपको 4 आंसर्स दिए हुए हैं और उसमें से आपको सही आंसर गेस करना है। बट इस बार जो इन्होंने किया है, जो एलिमिनेशन टेक्निक्स को ही एलिमिनेट कर दिया है, वो इट्स नॉट अबाउट रिकॉग्निशन, इट इज़ अबाउट कांस्टेंट रिविजन, कि आपने कितनी बार रिविजन की है और आप क्या एक अच्छा आंसर दे देते हैं। ओके, सो ये डिफेंस सर्विसेज के साथ यूपीएससी क्लियर हो गया तो डिफेंस सर्विसेज से रिज़ाइन दे सकते हैं। अब इसमें मुझे एक्चुअली इतना कुछ आइडिया नहीं है डिफेंस सर्विसेज का। ये तो आप जिनको थोड़ा-सा इसके बारे में नॉलेज है, आप दे सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जो डैफ होता है, उसमें ये प्रोविज़न होता है कि आप कोई भी पीएसयू से अगर रिलेटेड हैं, तो आप अपना वहाँ पे टेक्निकल रेज़िग्नेशन देंगे और फिर जो आपको सर्विस अलॉट हुई है, वो जॉइन कर सकते हैं। तो अच्छा, अब मेरी बुक लिस्ट के बारे में देखिए, बुक लिस्ट तो सेम ही रहती है जो सबकी होती है, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, उसके अलावा हिस्ट्री की चंद्र, सतीश चंद्र, तो ये सारी तो सेम ही रहती हैं। बट इसमें ये होता है कि काफ़ी रिविज़न आप जो करेंगे, वो अपने रिफाइंड नोट्स बनाएँगे। और मैं आपको यहाँ बोलना चाहती हूँ कि रिसोर्सेज़ मेरे काफ़ी हद तक यूट्यूब से थे। तो मेरी कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं था मेरे पास। मैंने हमेशा एक यूट्यूब को अच्छा एक सोर्स माना है। बट हाँ, इसमें डिसिप्लिन की भी बहुत ज़रूरत है, इसको एक अच्छा सोर्स मानने के लिए। अच्छा, 5th अटेम्प्ट लगा, कितने आवर्स पढ़ते थे? अच्छा, तो आवर्स का देखिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता है। जो आवर्स होते हैं, यूजुअली आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम 8 टू 10 आवर्स, तो वो आप कोई भी रख सकते हैं। आप सुबह पढ़ने बैठ जाइए तो ज़्यादा बेटर रहता है, आपके पास पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए। और उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 3-4 घंटे भी अगर आप बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें और एक कंसिस्टेंट एफर्ट दें, तो मेरे हिसाब से तो 3-4 घंटे आफ्टर योर जॉब इज़ ऑल्सो डूएबल। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपको पता चलेगा कि बाद में भी आप ये रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी और ये जो ज्योग्राफ़ी है, इसकी एनसीईआरटीज़ में तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सीधा-सीधा ये पूछ लिया जाता है कि इन हिस्टोरिकल टर्म्स व्हाट इज़ दिस, मतलब टर्म का क्या मतलब है? तो वो आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़ में मिलेगा। उसके अलावा देखिए इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री जो एनसीईआरटी होती है, वो बहुत ही बेसिक होती है और उसमें काफ़ी हद तक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप खुद भी मतलब समझ सकते हैं। बहुत बेसिक होती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का ऑप्शनल सोर्स के लिए देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का था। श्री राम कॉलेज, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमकॉम और फिर सीएसबी मैंने किया है। तो मेरे पास काफ़ी मटेरियल था ऐसा, मतलब कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए, तो मैंने वही यूज़ किया है। मेरे जो नोट्स हैं आपको अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, तो मैंने वही यूज़ किया है। उसके अलावा रैंकर्स क्लासेस के भी मैंने काफ़ी मटेरियल और बाजीराम क्लासेस के भी मैंने काफ़ी मटेरियल यूज़ किए हैं। तो जहाँ-जहाँ मैंने मटेरियल यूज़ किए हैं, वो मैंने उन नोट्स में साथ में ही कंसोलिडेट कर दिए हैं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि आपके पास बल्कि बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो आप जितने माइक्रो नोट्स बना सकें, वो उतना ही बेटर रहता है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड मच इन को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग माय कॉलेज। ओके, देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट किसी चीज़ का भी नहीं है इंटरव्यू पे। आप यही पूछ रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि नहीं इंटरव्यू में। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। आपको यूजुअली ऐसा होता है कि दे अंडरस्टैंड, दे आर वेरी जेनरस पीपल एंड दे अंडरस्टैंड कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली उसका बेंट ऑफ माइंड है, इसलिए को-करिकुलर में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा है, उसका कोई इश्यू नहीं है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो वो ज़्यादा इस पे फ़ोकस नहीं करते। आपका जो इंटरव्यू होगा वो बेसिकली
कुछ चीज़ों पे जा सकता है, जैसे आपके होम स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आप विमेन हैं तो विमेन एम्पावरमेंट इश्यूज़ पे चल जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस दे डू आस्क, और उसके अलावा आपकी कोई हॉबीज़ हों तो उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें करंट में चल रही हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल साइड पे रहता है, बट अगर आप इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर लेते हैं कि आपकी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि आपका एक एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड है, या आपको अच्छा लगता था पढ़ना और किसी और चीज़ में आप एंगेज थे, कोई वॉलंटियरिंग में एंगेज थे, तो यू कैन माइट एज़ वेल डू इट, उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक्स के एनालिसिस काफ़ी हैं कि टॉपिक वाइज़ पढ़ें, ठीक है। देखिए टॉपिक वाइज़ पढ़ने से क्या होता है कि कभी-कभी यूपीएससी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देता है जो आप खुद आंसर में लिख सकते हैं। तो जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पे 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग-अलग स्टेटमेंट्स के साथ। तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ में जब आंसर लिखेंगे, अब अगर आपने टॉपिक वाइज़ पढ़ा होगा इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप उसको एज़ इट इज़ लिख पाएँगे। अच्छा, उसके बाद पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं? अच्छा, पॉलिटी की देखिए एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका रीज़न ये है क्योंकि आजकल जो पॉलिटी के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे इंटरप्रिटेशन बेस्ड हैं। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, इस बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता है या फिर नेचुरल जस्टिस होता है? तो अभी भी उस चीज़ पे थोड़ा डाउट है, यूपीएससी ने ऑफिशियल की आउट नहीं की है। बट ये जो इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ के, कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क पर पढ़ के ही पता चलेंगे। तो वो उसमें बहुत किडिश तरीके से दिया गया है, बट आप उस चीज़ की एसेंस समझिए कि वहाँ पे एग्ज़ैक्टली ये चीज़ लिखी हुई है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ फेयर एंड जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है? तो अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें से, तो ज़रूर पढ़िए एनसीईआरटीज़ पॉलिटी की। अच्छा, इसके अलावा अ 8 एएम टू 8 पीएम बेस्ट लगता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए सुबह-सुबह अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि यू कैन एक्सटेंड योर स्टडिंग टू दी एंटायर, मतलब आप रात तक पढ़ सकते हैं। अब अगर आप रात को पढ़ने बैठेंगे तो आपके साथ ये होगा कि आपको नींद आ जाएगी और जल्दी सो जाओगे। तो इसलिए सुबह-सुबह का रूटीन रखिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो बॉडी क्लॉक के हिसाब से भी अच्छा रहता है। ठीक है, फिर हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो देखिए डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, मैं आपको इस चीज़ पे एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने कभी भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखी हैं। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है बहुत मोमेंटरी होती है। जो हमारी इंटरनल मोटिवेशन होती है वो हमसे सारे काम कराती है। देखिए आपने काम करना है, चाहे आप उसको वीडियो देख के कीजिए या बिना वीडियो देख के कीजिए, मैटर करता है कि आपने काम करना है। तो डिसिप्लिन के लिए मैं क्या करती थी कि सोने से पहले ही अगले दिन का प्लान बना लेती थी, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कितने बजे उठना है, मुझे क्या-क्या प्लान करना है, और आज की डेट में भी ऐसा ही होता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसका पूरा का पूरा प्लान होता है। तो वो ऐसे कहते हैं कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए, प्लान कीजिए हर चीज़ को। हाँ, ज़रूर ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ प्लान नहीं होती। लाइफ़ इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू थिंक यू गॉट इट ऑल प्लान्ड। तो ज़रूर ये है कि लाइफ़ में सब कुछ प्लान नहीं होता है, बट एट लीस्ट हमें अपने कर्म करने चाहिए। तो मेरे दिमाग में भी हमेशा यही रहता था कि आई नीड टू क्लियर दिस एग्ज़ामिनेशन एंड आई नीड टू सर्व पीपल, एंड वो एक जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, आप ये याद रखिए आप क्यों इस प्रोसेस में आए हैं। क्या आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है? क्या आपने कंट्री के लिए कुछ करना है? क्या आपको अपने सोशल सोशल सर्कल में रिस्पेक्ट चाहिए? तो वो आपके अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं, बट उस रीज़न को हमेशा याद करके पढ़िए, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अ इसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ, हाँ, पढ़ाई में आप ब्रेक लेते थे 5-5 या 10-10 मिनट का ब्रेक करते, क्योंकि ब्रेक में फ़ोन यूज़, अच्छा ठीक है। तो पढ़ाई में देखिए फ़ोन, जब मैं पढ़ाई करते हुए फ़ोन यूज़ करती थी तो एक अंदर से एक आवाज़ होती है कि वो बोलती है कि बस अब रख दो फ़ोन, कि हो गया 5 मिनट। तो वो अपने अंदर की आवाज़ को कभी दबाइए मत, तो वो इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ज़रूर क्योंकि ना ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इट्स अ वेरी मेंटली एग्ज़ॉस्टिंग टास्क, तो और बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, बहुत सारी रिसर्च करना होता है, तो उस चीज़ में वी नीड फ़ोन्स। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल ही स्मार्टफ़ोन को रिडंडेंटली उसको दूर फेंक देंगे और उसको लॉक करके रखेंगे, तो वैसे मेरे हिसाब से आज के टाइम में नहीं चलता चीज़ें, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी आपको इंटरकनेक्शंस चाहिए, जिसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप अपने अंदर ही थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल लेके आएँ, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नोटिफ़िकेशंस जो भी होती हैं आपकी, वो उसको बंद करके रखें। फ़ोन साइलेंट पे रखें ताकि बार-बार आप
आपका ध्यान वहाँ ना आ जाए। और हाँ 10-15 मिनट का बीच में जब ब्रेक लें तो ज़रूर डू गो फॉर स्ट्रेचिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने 8-10 घंटे पढ़ना है, वो बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली एग्ज़ॉस्टिंग होगा और अगर आपकी बॉडी साथ नहीं देगी उस टाइम पे तो फिर आपका दिमाग भी साथ नहीं देगा। तो इसलिए अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखिए। फिर उसके बाद GS4 के बारे में मैंने बता दिया है। GS4 के बारे में मैंने यही बताया है कि देखिए सबसे पहले जब आप अटेम्प्ट करेंगे एथिक्स का पेपर, तो सबसे पहले आप उसमें ये देखिए कि आपने सारे की सारी केस स्टडीज़ पहले करनी है क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम फ्रेश उसमें होता है, मोड में होता है और आप ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हैं। हालाँकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि केस स्टडीज़ को मैं 1 और आधा घंटा या फिर 1 घंटा और 40 मिनट से ज़्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि अगर आप ये टारगेट लेके चलेंगे तो जाके कहीं आपका 2 घंटे में केस स्टडीज़ ख़त्म होंगी। तो इस बार की जैसे आपने पेपर देखा होगा तो काफ़ी लेंदी पेपर था और ये जो इस बार मेंस दे रहे हैं मैं उनको भी यही हिदायत दूँगी कि ऑलवेज़ नो कि कितना कंटेंट आपको एक आंसर में लिखना है क्योंकि और केस स्टडीज़ भी हैं फिर उसके बाद। तो इस वज़ह से आप थोड़ा-सा उसको मेज़र करके चलिए। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग और एथिक्स के तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ सबको कि वन गो में पेपर लिखिए जिसमें आप पूरा केस स्टडीज़ करें और पूरे 10 मार्कर्स करें। तो ये दोनों चीज़ें करें। तो GS4 के बारे में ये हो गया है। सोसाइटी के लिए कोचिंग मटेरियल इनफ है। व्हाट वाज़ योर सोसाइटी एंड IR का मटेरियल? देखिए IR का मटेरियल कभी भी किसी चीज़ का भी इनफ नहीं हो सकता है क्योंकि IR जो है वो एक बहुत ही डायनामिक टॉपिक है। तो IR के लिए तो जो उस टाइम पे चल रहा होगा चीज़ें जैसे I2 U2 आया था पिछली बार तो वो सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी। इसके लिए IS हब का भी मटेरियल आता है, काफ़ी अच्छा आता है, उनका IR का मटेरियल काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो नॉर्मल जैसे प्रहार भी आते हैं UPSC के मेंस में। देखिए सोसाइटी का ये होता है कि मटेरियल तो आपको हर जगह मिलेगा बट द थिंग इज़ कि आपको उसके अंदर एग्ज़ाम्पल्स ऐड करने हैं। तो आप एग्ज़ाम्पल्स कैसे ऐड करेंगे? आप एग्ज़ाम्पल्स उसके अंदर जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं, बेस्ट केस स्टडीज़ हैं, वहाँ से ऐड करेंगे। इसके लिए मैं आई वुड ऑल्सो सजेस्ट शून्य का एक केस स्टडी का मटेरियल आता है स्पेशली फॉर मेंस, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने वो रेफ़र किया था, तो वो काफ़ी अच्छा मटेरियल है, उनका वेल रिसर्च मटेरियल होता है। बट हाँ, ठीक है, वो भी मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि नथिंग इज़ इनफ इन UPSC। तो आपको इनफ करने के लिए क्या करना है, आपको उसको साथ में कॉम्प्लीमेंट करना है विद योर न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं इसीलिए कहती हूँ कि न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, PIBs बहुत इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ दीज़ गिव यू फॉर्डर मटीरियल फॉर योर मेंस। अच्छा, उसके अलावा इंटरलिंक कैसे करें? अच्छा देखिए, अब जैसे इंटरलिंक करने की बात आई है, तो जैसे अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखते हैं कि अभी मोदी जी गए हैं US से, वहाँ पे बहुत सारी डील्स साइन हुई है। तो कौन सी डील साइन हुई हैं? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की है, जेट इंजन्स की है। तो देखिए अब IR है, बट IR जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जब आ गया, तो फिर आप उसको ज्योग्राफी से भी कर सकते हो क्योंकि वो मिनरल रिसोर्स है। फिर आप उसको ये इससे भी कर सकते हो कि हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितनी है, वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है? तो बाकी जो यूजेस हैं सेमीकंडक्टर के वो भी आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। और जैसे क्लाइमेट पे बात हुई है तो इंटरनेशनल रिलेशंस से क्लाइमेट को कनेक्ट कर सकते हो। क्लाइमेट से फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कनेक्ट कर सकते हो कि क्लाइमेट में कहाँ-कहाँ मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। अब जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को आप वुमेन से कर सकते हो कनेक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये इस तरह से इंटरलिंकेजेस बिठानी होती है। जैसे अब एक क्वेश्चन आता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है? तो आप उसमें मिलेट्स का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में मिलेंगी। आपको बस अपने वो कहते हैं ना कि दिमाग के जो घोड़े हैं उनको दौड़ाते रहना है। तो इसके लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट एक हैक होता है कि जब भी आप कहीं बैठे हो और आपको एकदम से कोई थॉट आए तो उसको लिख लो। तो कहीं पे भी लिख लिया, जैसे एक नोटबुक बना ली उसमें लिख लिया या स्टिकी नोट्स बना लिए उसपे लिख लिया, तो दिस हेल्प्स यू क्रिएट मोर इंटरलिंकेजेस। और ऑब्वियसली इंटरलिंकेजेस का पता कैसे चलेगा? जब आप सिलेबस सामने रखोगे, तो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे को कैसे यूटिलाइज़ करें आंसर्स में और कैसे पढ़ें? तो इकोनॉमिक सर्वे को यूटिलाइज़ करने का तरीका ये होता है कि देखिए अब मेरा जैसे इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड है, तो जब मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ती हूँ तो मुझे वो चीज़ें समझ आती हैं और उसमें भी बहुत टाइम लगता है एज़ अ पर्सन विद इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। अब सबका ऐसे इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं होता, तो आई रियली सजेस्ट कि उसकी ना एक इकोनॉमिक्स की पूरी की पूरी समरी आती है। जैसे अब नेक्स्ट आईएएस में विभास सर हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से समराइज़ कर देते हैं पूरे इकोनॉमिक सर्वे को। वो थीम्स निकाल लेते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है। आप उन वीडियोज़ को देखिए, इकोनॉमिक सर्वे की सारी वीडियोज़ विभास सर की अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको देखिए और फिर उसमें से अपने जहाँ पे भी आपने आंसर्स लिखे हैं, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी, इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्राफ्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे ट्रेंड्स बेस्ड क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी कि पिछले 5 साल में क्या क्रॉप प्रोडक्शन हाई हो रहा है, क्या मिलेट प्रोडक्शन हाई हो रहा है, तो वो ग्राफ्स में से आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, तो वो प्रीलिम्स के लिए काम आ जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे इज़ अ वेरी गुड मटीरियल बोथ फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स। अच्छा फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन कैसे करें अपने नोट्स में और आंसर राइटिंग में? देखिए, आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन मैं ऐसे करती थी कि मैं जो है टॉपर्स के आंसर्स कॉपीज़ निकाल लेती थी, जो कि फोरम आईएएस में अवेलेबल है, विजन आईएएस पे भी अवेलेबल है पोर्टल पे। दोनों में से जो भी जैसे कुछ-कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, जैसे इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज़्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज़्म, ये सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो आप इस पे एक पूरा का पूरा कंटेंट बना लीजिए और उसी को मतलब जैसे टॉपर्स आंसर कॉपीज़ में से 3-4 पॉइंट्स उठा लीजिए, उसमें वैल्यू एडिशन कर लीजिए। एक तो ये पॉइंट हो गया कि टॉपर्स कॉपी उठा ली। दूसरा वैल्यू एडिशन करने का पॉइंट है डायग्राम्स। डायग्राम्स में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स में मैं आई ऑलवेज़ सजेस्ट एवरीवन टू थिंक इन डायग्राम्स। कैसे थिंक कर सकते हैं? जैसे आपने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करना है, तो कैसे करोगे? कि जैसे पॉवर्टी है, ठीक है? तो कोई ऐसा स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं हो पा रही, तो इस वजह से स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिसकी वजह से फिर से इनकम लेवल्स कम हो रहे हैं और पॉवर्टी दोबारा बढ़ रही है। तो रीइंफोर्सिंग एक तरह से विशियस साइकिल है, तो वो आपने थिंक करना है, ठीक है? तो 2 तरीके हो गए, एक डायग्राम्स के थ्रू हो गया, एक डेटा के थ्रू। डेटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आता है, नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती है, उसमें डेटा आता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया टॉपर्स कॉपी में से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। मैंने कौन-सी कोचिंग ली थी? मैंने कोई कोचिंग एज़ सच नहीं ली थी फाउंडेशन कोर्सेज़ के लिए कि बट मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था टेस्ट सीरीज़ पे, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ मैंने विज़न से ली थी, विज़न और फोरम आईएएस से। फोरम और विज़न की काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। उसके अलावा मैंने नेक्स्ट आईएएस की भी टेस्ट सीरीज़ ली है। उसका भी अब जैसे एक और प्रोग्राम है नेक्स्ट आईएएस का, वो भी शुरू होने वाला है, तो आई हैव हर्ड इट्स गुड, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं जाके। ठीक है, फिर उसके बाद प्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत रेलेवेंस है। देखिए, जैसे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, पिछली बार एज़ इट इज़ रिपीट हुए हैं कि कौन से जो डायनेस्टीज़ हैं, वो इस वाले एरा में थी, तो थीम्स हमेशा रिपीट होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिए। बिकॉज़ आपको अगर पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो आप कैसे चलोगे? तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको यहाँ पहुँचना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीसैट का कौन-सा दें? देखिए, मॉक तो सारे एक जैसे होते हैं सीसैट के, बट मॉक से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करिए। उसमें देखिए कि यूपीएससी ने किस एक तरह से थीम पे पूछा है, जैसे टाइम एंड वर्क होता है, जैसे नंबर सिस्टम होता है। आज इस बार जो पेपर था, उसमें नंबर सिस्टम के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स थे, तो क्या आपको वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करने में आसानी हो रही है? तो ये चीज़ें आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए ज़रूर। उसके अलावा सीसैट के लिए विज़न के भी अच्छे हैं, नेक्स्ट भी कराता है सीसैट, तो काफ़ी अच्छे से वो करा देगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ मस्ट उसमें भी। इंटरव्यू का मॉक टेस्ट कौन-सा दें? देखिए, इंटरव्यू का मॉक टेस्ट अलग-अलग होते हैं। जो मैं सजेस्ट करूँगी सबको, वो एक संकल्प का होता है इंटरव्यू का मॉक टेस्ट, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ यूपीएससी इंटरव्यू। उसमें क्या होता है कि जो आपके मतलब बोर्ड है, वो बहुत पेशेंट होते हैं और वो आपकी पूरी बातें सुनते हैं और बहुत आराम से आपको करते हैं। जैसे कि आप कुछ-कुछ वीडियोज़ मिसगाइड कर देती हैं जैसे मॉक इंटरव्यूज़ की, तो उसमें एज़ सच बोर्ड इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होता, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा नहीं करता। एक्चुअल में भी यही होता है कि इतनी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती है, आपको अपना पूरा का पूरा पॉइंट ओपिनियन देने का पूरा टाइम मिलता है, तो आप ज़रूर संकल्प का ज़रूर कीजिएगा। बाकी भी एक जैसे ही होते हैं, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, बट हाँ, संकल्प ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद हाउ टू मैनेज टाइम एंड व्हाट वाज़ योर डेली शेड्यूल? देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए आई वुड मतलब जैसे मैंने बोला कि प्लानिंग ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो वो
ज़रूर देखिए। और डेली शेड्यूल मेरा ये था कि मैं अगर सुबह 10 बजे से पढ़ने बैठ जाती थी, उसके बाद मैं बस खाने के लिए ब्रेक लेती थी और थोड़ा योगा करती थी। शाम को मैं वॉक पे जाती थी टू कीप माय माइंड फ्रेश। और कभी क मतलब ये तो मेरा 5th अटेम्प्ट में था, उससे पहले आई वाज़ मतलब मैं रात को ज़्यादा पढ़ती थी, तो मुझे रात को जॉब के साथ-साथ मैनेज करना पड़ता था, तो मैं रात को पढ़ती थी। तो आई वुड रियली नॉट रिकमेंड कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ़ प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप रात को पढ़ें, क्योंकि वो बॉडी क्लॉक के हिसाब से ठीक नहीं होता। उसके अलावा रिपोर्ट्स, ऑर्गनाइज़ेशन इंडेक्स के आंसर्स में किस तरह यूज़ करना चाहिए और एग्ज़ाम्पल देकर बताइए। देखिए, जैसे कि रिपोर्ट्स हैं तो कोई इंडेक्स आता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी का इंडेक्स है, तो इंडिया में उसकी रैंकिंग क्या है? ये हमें क्या दिखाता है? डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसकी रैंकिंग इंडिया में क्या है? तो जैसे कभी-कभार क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक इंडिया इज़ अ पार्शियल डेमोक्रेसी? तो ये सारी चीज़ें आप उसमें दे सकते हैं कि ये ऐसा-ऐसा रैंकिंग है, इसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। ऑर्गनाइज़ेशन में जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ एक तरह से ग्लोबल फ़ोरकास्ट लेके आता है ग्रोथ का, इंडिया का भी फ़ोरकास्ट लेके आता है, तो उसमें आपने उसका डाल दिया रेलेवेंस कि इतना ग्रोथ फ़ोरकास्ट है, तो वी थिंक कि आवर इकोनॉमी विल बिकम डेवलप्ड बाय 2047। तो ये सारी चीज़ें जब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका ओपिनियन, दूसरा होता है आपका आर्गुमेंट। अगर आपके ओपिनियन के साथ अच्छे फैक्ट्स हैं, तो वो आपके आर्ग्यूमेंट बनेंगे। और यूपीएससी आर्ग्यूमेंट्स ही माँगता है, वो आपका ओपिनियन नहीं माँग रहा, वो आपके आर्ग्यूमेंट्स माँग रहा है कि कैसे कह सकते हो कि इंडिया डेवलप्ड होगा 2047 तक, तो आप उसके आर्ग्यूमेंट्स दोगे। उसके लिए आपको रिपोर्ट्स, ऑर्गनाइज़ेशन और इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा। डेली टारगेट कैसे अचीव करें, हाउ मेनी आवर्स शुड वन रीड फॉर दिस एग्ज़ाम इन वन डे? देखिए, आवर्स कोई स्पेसिफाइड नहीं है, मैं 8 टू 10 पढ़ती थी, बाकी लोग मोर देन 12 भी मैंने देखा है लोगों को पढ़ते हुए। तो वो भी आप कर सकते हैं। लोगों का 4 से 5 घंटे में भी हो जाता था पूरा सिलेबस। तो ये है कि हाँ, डेली टारगेट कैसे अचीव करें? सबसे पहले तो टारगेट बनाइए। उसको अचीव करने के लिए मैं ऐसे करती थी कि मैं एक एक्सेल शीट बना के रखती थी कि आज मुझे ये करना है, उसका प्रिंट आउट लेके उसी में चेक मार्क कर देती थी। और जब मैं वो चेक मार्क नहीं कर पा रही, तब मुझे अंदर से गिल्ट होता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। और दूसरी चीज़ है कि कभी भी आप टारगेट्स बनाएँ तो डेली भी बनाएँ और वीकली भी बनाएँ। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि कुछ-कुछ दिन हमारा नहीं कुछ करने का मन करता, तो डोंट फोर्स योरसेल्फ, क्योंकि आप फोर्स करोगे तो फिर ये ऐसी मतलब लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप फोर्स नहीं करना चाहते अपने आप को, तो इस वजह से आप वीकली टारगेट्स बना सकते हो कि हाँ, वीक में तो मैं कभी भी कर लूँगा, अगर मैं डेली नहीं कर पा रहा। स्ट्रैटेजी 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो सबसे पहले आपको बहुत बेसिक नॉलेज इकट्ठी करनी है, एनसीईआरटीज़, न्यूज़पेपर्स जैसे मैंने बोला, और उसके अलावा जनरल क्यूरियोसिटी कि कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो आगे से मैं देखूँ कि वो कहाँ से क्या उसका रेलेवेंस है, गूगल करूँ उसको, विकिपीडिया करूँ। एस्से की तो मैं बता चुकी हूँ, एस्से की अप्रोच। प्रीलिम्स आफ्टर 5-6 मंथ्स फॉर 2024। अच्छा, तो 5-6 मंथ्स की यही प्रीलिम्स के लिए यही रहता है, मॉक्स दीजिए, पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर है उसको कंसिस्टेंटली पढ़ते जाइए, पीआईबीज़ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के थ्रू चलिए। अच्छा, मैंने अपने एससी की कॉपीज़ और नोट्स चैनल पे ज़रूर डाल रखे हैं। मेरे चैनल का नाम है नीपा यूपीएससी अंडरस्कोर नीपा, तो आप वो देख सकते हैं। हाउ टू चूज़ ऑप्शनल, ऑप्शनल चूज़ करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि जो मैं पहले देखती हूँ, तो कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, वो तो नॉर्मल ही है। और अगर आपका बैकग्राउंड किसी सब्जेक्ट में होता है, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है वो ऑप्शनल चूज़ करना। दूसरी चीज़ है मटीरियल, मटीरियल भी है कि नहीं, आपके पास लोग हैं जिनसे आप डिस्कस कर सकते हो ऑप्शन। अब जैसे कॉमर्स ऑप्शनल है, तो उसमें थोड़ा मटीरियल की कमी है, एक ही सोर्स रहता है बेसिकली, और उसमें लोगों की भी काफ़ी कमी है। तो वो जैसे लिटरेचर के जो ऑप्शनल्स होते हैं, उसमें लोगों की कमी होती है, यू कैन नॉट रियली इंटरैक्ट विद पीपल, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ मार्क्स भी होती है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे इस बार एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, सोशो, ये सारे बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग ऑप्शनल्स रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एंथ्रोपोलॉजी कर लेंगे, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो मार्क्स भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग की कौन-सी बुक लें? आंसर राइटिंग के लिए तो बुक के से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, जो कि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप बुक ले सकते हैं, जो कि शून्य की भी आती है, स्मार्ट वर्क लैब्स की भी आती है, नेक्स्ट आईज की भी है। और अच्छा, मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, क्या मैं यूपीएससी कर सकता हूँ? हाँ, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, जैसे मेंस है, मेंस में आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, उसमें आपकी ग्रामर नहीं चेक हो रही, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है, जैसे इंटरव्यू होता है, अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं,
तो स्पोकन इंग्लिश में आपका इंटरव्यू आपकी सहजता पे होता है कि आप कितने सहज इंसान हैं। तो वो आपकी सिंप्लिसिटी को देखते हैं। अगर वो देख रहे हैं कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उस पे ऑब्जेक्ट नहीं करते। यू मस्ट बी एबल टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट कि हाँ, मैं अगर कुछ सोच रहा हूँ, तो मैं उसको क्लियर शब्दों में बता सकूँ। दैट इज़ ऑल दे नीड। तो ऐसे इंग्लिश इतना बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मतलब वो इंग्लिश का जो पेपर होता है वो भी क्वालिफाइंग होता है और मेंस में भी पॉइंट्स में लिखना होता है। तो अगर वैसे ठीक करनी है अगर इंग्लिश, तो आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। उसको इफ़ यू रीड अलाउड द न्यूज़पेपर इट विल हेल्प यू। और थैंक यू। जो ये बीच में कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो मैं पढ़ नहीं रही, बिकॉज़ थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। मैं थोड़े से कोशिश ये कर रही हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तो जल्दी-जल्दी आई एम आंसरिंग योर क्वेरीज़। अ, हाँ, ठीक है, ओके। व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग? देखिए, आंसर राइटिंग आई वुड रियली सजेस्ट कि कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता आंसर राइटिंग के लिए। यू मस्ट स्टार्ट आंसर राइटिंग नाउ एंड अभी से ही शुरुआत कर दो, क्योंकि दिस इज़ अ गुड टाइम। दोज़ हू आर गिविंग मेन्स दे आर ऑल्सो राइटिंग आंसर्स। तो जो जो नहीं भी दे रहे मेन्स, देखिए इफ़ेक्टिवली गेम सारा मेन्स का है। जो आपके लिए प्रीलिम्स है वो सिर्फ़ एक एंट्री टिकट है। अगर आप एंट्री टिकट आपको मिल जाती है, इफ़ेक्टिवली आपको मेंस में दिखाना है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो आप हमेशा से ये सोचिए कि मुझे आज से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए जैसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं ऑनलाइन कि आप अपना आंसर लिख के आप दे सकते हैं। मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वो करके न्यूज़पेपर के नोट्स भी बनाने होते हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, न्यूज़पेपर के नोट्स एज़ सच एज़ इट इज़ नहीं बनाने होते। ये मैंने पहली बार एड्रेस किया था कि कोई कुछ बोलता है तो एज़ इट इज़ उसको ना कॉपी की करें। उसको थोड़ा-सा आत्मसात करें, एक तरह से इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या लिखा है उसके अंदर, और फिर उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करें। नॉर्मल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है, बट जैसे जो नोट्स हैं वो आपके टॉपिक वाइज़ बनेंगे। जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज का इश्यू चल रहा था, तो वो आप टॉपिक ले लिया कि सेम सेक्स मैरिज एक टॉपिक है, उस पे न्यूज़पेपर में क्या-क्या पॉइंट्स आए हुए हैं, और वो सारे न्यूज़पेपर से उठा लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत अच्छे एडिटोरियल आते हैं। हिंदू में भी जैसे गूगल कर लिए कि अच्छा ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। तो वैसे आप नोट्स बनाएँगे। अ, एक सेकंड। ये यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ एबीसीडी में क्या डिफ़रेंस होता है? देखिए, ये सेट वाइज़ होते हैं कि मे बी एबीसीडी जो सेट जैसे आया हो उस टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। अ, बस इसके अलावा हाँ, तो टेलीग्राम चैनल मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। यूपीएससी अंडरस्कोर नीपा करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप देख लीजिए। इसके बाद मैं इसको कमेंट भी कर दूँगी इसमें, तो शायद वो पिन हो जाएगा कमेंट, तो आई विल डू दैट। हाउ टू मेक गुड नोट्स ऑफ पॉलिटी? देखिए, पॉलिटी के नोट्स प्रीलिम्स के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए तो लक्ष्मीकांत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें आप रिफाइन कर सकते हो नोट्स, जैसे कि अब मैंने क्या किया था, प्रीलिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बना ली थी। तो उसका टेन्योर, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसका रेज़िग्नेशन कैसे होता है, वेदर दे आर अलाउड टू कंटिन्यू इन ऑफिस आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। तो ये सारी चीज़ें एक ही टेबल में बना ली। जैसे टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बना लिया, ये सारी चीज़ें बना ली। ये सारी चीज़ें याद कर ली कि शेड्यूल जो 7 है उसमें कौन-सी चीज़ यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है। तो ये सारी चीज़ें, छोटे-छोटे जो फैक्ट्स होते हैं, उसके लिए आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बना सकते हो। बट जो मेंस होगा, मेंस में आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए पॉलिटी के, और फिर आप देखिए कि कौन से थीम्स रिपीट हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली नोट्स बना लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद शेयर्ड योर नोट्स इन हाँ जी, मैंने शेयर किए हैं। प्रिपरेशन की क्या स्टैटिस्टिक्स थी? तो मतलब आई मीन इफ यू आर सेइंग स्ट्रैटेजी, तो देखिए जो डेटा वगैरह था वो तो मैंने सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से लिया था, और स्ट्रैटेजी मैंने अभी पूरी जैसे बताई है कि बस लगे रहना है, करते रहना है। और स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाए जाते, नॉट फॉर प्रीलिम्स। जो मेंस के नोट्स बनते हैं वो उसी तरीके से बनते हैं। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन है मेंस में हिस्ट्री में कि डू यू थिंक दैट सिविल डिसोबीडियंस वाज इन वे बेटर दैन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो अब इस पे आपको जवाब देना है। इस पे आपको जवाब देने के लिए सारे के सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, एनसीएम और सीडीएम के। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। तब आप स्पेक्ट्रम के उस सेंस में उस क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए नोट्स बना सकते हो, नॉट अदरवाइज़। नहीं तो फिर पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम ही कॉपी करनी पड़ेगी, वो तो ऑलरेडी नोट फॉर्म में है। अच्छा,
यूपीएससी के साथ अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? तो यूपीएससी के लिए अदर एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन जैसे कि बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। बट ये देखिए कि उसकी थोड़ी-सी प्रिपरेशन अलग होती है, वो फैक्चुअल होता है काफ़ी। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए होता है, और उसके अलावा सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, ये सारे एसएससी, ये सारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो इसको थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट के थ्रू थोड़ा डिलेनेट कीजिए। उसके अलावा नोट्स बल्की हैं, ठीक है, बल्की अगर बल्की हैं तो फिर देखिए एक बार में आपके ऐसे माइक्रो नोट्स नहीं बनते। पहले जो नोट्स बनेंगे आई एग्री वो थोड़े बल्की होंगे, बट जैसे-जैसे आप रिवाइज़ करते जाएँगे वैसे-वैसे नोट्स शॉर्ट फॉर्म में हो जाएँगे। तो आप उसको इतने फॉर्म में रखिए कि अगर मुझे 2 घंटे का टाइम दिया जाता है तो क्या मैं पूरा का पूरा पेपर रिवाइज़ कर सकता हूँ कि नहीं? तो वो आपको इम्पोर्टेंट है उसके लिए। फिर उसके बाद मृणाल सर फॉर इकोनॉमिक्स, हाँ जी, देखिए मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगी मृणाल सर के लिए। रीज़न इज़ कि मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का था, तो मुझे एज़ सच नोट्स की ज़रूरत इस सब्जेक्ट के लिए नहीं पड़ी। बट हाँ, मैंने बहुत टॉपर्स को सुना है, आप ले सकते हैं मृणाल सर के लिए, और पर एनसीईआरटीज़ भी ज़रूर कीजिए साथ में। ओके, इंग्लिश कैसे सीखें? देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो भी इंग्लिश की सीरीज़ होती हैं वो भी आप देख सकते हैं, और इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़िए। जब आप सुनते हैं किसी को इंग्लिश बोलते हुए तो आपका दिमाग इमिटेट करता है, और जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश को तब आपके दिमाग में भी वो एक्चुअली इट रीड्स अलाउड, तो वो भी आप कर सकते हैं। एनी योगा मेडिटेशन यू डिड? हाँ जी, योगा मेडिटेशन काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो एक भ्रामरी एक तरह से वो होता है, तो वो कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी काम आती हैं और आपके दिमाग को भी शार्प रखती हैं। जो लोग दिल्ली में हैं दे कैन रिलेट, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी पॉल्यूशन रहता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। ओके। ओल्ड एनसीईआरटी और से एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चंस नहीं आते बुक से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हिस्ट्री के लिए तो एक क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर चाहिए होंगी, तो उसको मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि वो मत पढ़िए, वो ज़रूर पढ़िए। कौन सी कोचिंग ली थी मेंस के लिए? देखिए मैंने मेंस के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ली थी। ये तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अच्छा, हाय मैम, आर टॉपर्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एस्पिरेंट्स? नहीं, देखिए हमें वी आर नॉट बोर्न एनी अदर वे, ऐसा ही है कि सेम ही होते हैं लोग। बस देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है। एक तो आपका कंसिस्टेंट एफर्ट, दूसरा आपके अंदर थोड़ा-सा पेशेंस होना चाहिए। कई लोग बीच में ही थोड़ा छोड़ देते हैं कि तैयारी की नहीं हो रहा तो अब छोड़ दीजिए। अपने आप पे एक तरह से विश्वास होना चाहिए, और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट अब जो आपके भगवान हैं उन पे थोड़ा-सा आप विश्वास रखिए कि आपके जो भी हार्ड वर्क्स हैं उनका एक ना एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, तो आप वो ज़रूर कीजिए। निमोनिक्स आई रियली वुडंट सजेस्ट कि निमोनिक्स, देखिए निमोनिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे हो जाते हैं, तो फिर निमोनिक्स को भी याद रखने के लिए निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। तो वो तो उससे थोड़ा अवॉइड कीजिए। रिविज़न करेंगे बार-बार तो निमोनिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, गुजराती मीडियम से भी है तो गुजराती मीडियम के भी ऑप्शन होते हैं, आप देख सकते हैं उसमें से भी, और उसमें आपको गुजराती का एक होगा क्वेश्चन, मतलब एक पेपर होता है, क्वालिफाइंग होता है, वो आप कर लीजिए। वीक इन आंसर राइटिंग, देखिए वीक इन आंसर राइटिंग तो उसका तो सॉल्यूशन यही है कि आप अगर वीक हैं आंसर राइटिंग में तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो उसके लिए मतलब प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज़ लगाइए, और मतलब डेली प्रैक्टिस कीजिए। टाइम रख लीजिए कि इतने से इतने टाइम मैंने प्रैक्टिस करनी है, और उसको टाइम कीजिए कि मैं इतने टाइम में आंसर लिख पा रहा हूँ, तो वो ज़रूर कीजिए। हाउ डिड यू डू जीएस2? जीएस2 की मेरी एक स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अभी-अभी मैंने उसी का सेशन लिया था, तो वो सारी चीज़ें। हाउ टू मेंटेन कंटिन्यूटी? तो कंटिन्यूटी तो देखिए हम रोबोट्स तो हैं नहीं, तो इंसान ही हैं। कंटिन्यूटी का ये मतलब नहीं होता कि मैं हर घंटे पढ़ रही हूँ। कंटिन्यूटी का ये मतलब होता है कि जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म होता, तब तक मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, उसी को करने के बारे में सोच रही हूँ। तो वो कंटिन्यूटी आप मेंटेन कीजिए। तो वो आप अगर बहुत ज़्यादा क्लियर हेडेड हैं, अगर आपने प्लान करके रखी हैं चीज़ें, तो कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, उसके लिए डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे प्रिपेयर करें? देखिए एनवायरनमेंट के लिए आई वुड सजेस्ट कि डाउन टू उसके न्यूज़पेपर से, मंथली मैगज़ीन से यू कैन मेक नोट्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे ही सनसेट टीवी पे काफ़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिबेट्स आती हैं, और इंडिया साइंटिस्ट करके भी यूट्यूब चैनल है, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। डिड यू गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एंशिएंट एंड मिडिवल? हाँ, ये इम्पोर्टेंट तो है फॉर प्रिलिम्स, ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो इक्वल इम्पोर्टेंस ही है। बट हाँ, मैं आई ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू
मॉडर्न, तो मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस रखिए क्योंकि वो आपको बाद में मेंस में भी रिटर्न देगा। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है पूनम दहिया और स्नेहल सर की, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। अब उसके बारे में मैं आपको नहीं गाइड कर पाऊँगी, सॉरी। लास्ट ट्राई सक्सेसफुल टू गॉट, हाँ जी, ठीक है। स्पेसिफिक नोट्स किस मंथ पे स्पेसिफिक, देखिए मंथ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप पहले एक स्टैटिक टेम्पलेट प्रिपेयर कीजिए, फिर उसके बाद आप उसी के ऊपर करंट अफेयर्स इन करते जाइए इंक्लूड। और जब भी मैं करंट अफेयर्स करती थी तो आई यूज़ टू फॉलो अ रिवर्स अप्रोच कि जो आज चल रहा है उसको पहले नोट डाउन करूँगी, फिर बाद का देखूँगी, तो वो करंट रहेगा इस वजह से, तो वो आप कर सकते हैं। जितना भी आपके पास टाइम बचे, जितना भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, तो कई इम्पोर्टेंट चीज़ों पे तो यू कैन ऑलवेज़ कोई एक तरह से एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल पिन कर दूँगी। और कौन से सब्जेक्ट के लिए मेंस 365 यूज़ की थी? देखिए, मेंस 365 तो पॉलिटी के लिए काफ़ी अच्छी आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी अच्छी आती है। उसके अलावा बाकी तो इनका स्टैटिक मटीरियल ही होता है, वो मतलब मैंने यूज़ किया था। और इकोनॉमिक्स के लिए भी अच्छी है पीटी 365। इसके अलावा राउस की भी अच्छी होती है, कंपास, तो वो भी मैंने इकोनॉमिक्स के लिए तो वो अच्छी है, तो मैंने रेफ़र की थी। वर्ल्ड हिस्ट्री का मोस्ट एफिशिएंट सोर्स हो सकता है कि जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी मैं तो, क्योंकि हिस्ट्री के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सी कहानी पता होनी चाहिए दिमाग में। और विजन के बहुत अच्छे नोट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो उसमें से काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं क्वेश्चन, यू कैन यूज़ दैट। और जैसे स्टडी आईक्यू की भी काफ़ी वीडियोस आती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। उसके अलावा मैम इस बार प्रीलिम्स देख के, हाँ, तो जो प्रीलिम्स इस बार आया है वो आई एग्री कि बहुत ज़्यादा एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप ये करिए कि मैंने जैसे अभी बोला कि रिविज़न कंटिन्यूअस करते जाइए, पीआईबीज़ को फ़ोकस कीजिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि बहुत सारा जो पेपर है वो पीआईबी में से आया है, उसी की इंटरप्रिटेशन में से आया है। उसी का एक मतलब क्यूरियोसिटी से अगर किसी ने उसको सर्च किया होगा बैठ के, जो भी पीआईबी में आया है, तो उसने ईज़िली कर लिया होगा। तो ये अपना नॉलेज बेस बढ़ाने की बात है, तो नॉलेज बेस आप अलग-अलग सोर्सेज़ से बढ़ाइए, बिकॉज़ देखिए सारे लोग डेलीज़, मंथली सब कर रहे हैं। बट आपका जो एक्स्ट्रा नॉलेज आएगा वो पीआईबी से भी आ सकता है, गवर्नमेंट वेबसाइट से आ सकता है। जैसे वो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उसकी रिपोर्ट में था कि ये वाला मटेरियल है, इसको टाइटेनियम के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा हाँ, टेलीग्राम चैनल पे मेंस की कॉपी मैं ज़रूर सेंड कर दूँगी। और उसके अलावा तो मुझे अ, थैंक यू सो मच। जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं उसको रीड नहीं कर रही बिकॉज़ फिर बाकी आई वांट टू रियली स्पेसिफाई। कोई अगर आपका एग्ज़ैक्टली कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। हाँ, देखिए मेंस और मैं प्री-वाई क्यू और सभी टॉपिक्स के नोट्स बना लूँ, ज़रूर हो जाएगी। बट उसको आपको थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर्स के साथ भी करना है, सप्लीमेंट करना है, ठीक है? इसके अलावा देखिए, मृणाल सर के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो बाकी सारे टॉपर्स रेफ़र करते हैं, तो आप कर सकते हैं। पहले कौन-सा सब्जेक्ट चालू करूँ पढ़ना? तो देखिए, ये अब अपने खुद के उस पे होता है। अब मुझे ज्योग्राफ़ी जैसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने ज्योग्राफ़ी से ही स्टार्ट किया। तो आप पहले उसी से स्टार्ट कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं है और जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। तो इससे अच्छा क्या होता है, क्योंकि रीज़न ये है कि आप उसको पहले ख़त्म करोगे तो आपको लगेगा, अरे! मैंने बहुत इम्पोर्टेंट टास्क कर लिया है, तो वो चीज़ आप पहले कीजिए। इसके अलावा ठीक है। अ, इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो रिवाइज़ करने के लिए वही है कि आप अपने माइक्रो नोट्स बनाएँ और उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहें। सिर्फ़ हाँ, मेंस 2013 से लेकर अब तक सारे प्रीवियस ईयर को कर सकते हैं तैयार, वो एक अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए बुक्स भी आती है मार्केट में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इज़ 1 ईयर इनफ फॉर यूपीएससी? देखिए, जैसे मैंने अभी बोला है कि यूपीएससी में इनफ कुछ भी नहीं है। आप टारगेट ये रखिए कि हाँ, एटलीस्ट 1 साल का तो मुझे सब कुछ पता हो। सब कुछ इन द सेंस ये नहीं है कि सब कुछ एवरीथिंग अंडर द सन पढ़ लिए। जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर से मिलता है, वो आपको पता हो। उसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, तो ईयर वाइज़ वो रिपीट होती रहती हैं। अच्छा, मैं दोबारा अपना चैनल का नाम बता रही हूँ, यूपीएससी अंडरस्कोर नीपा करके मेरा चैनल है, मैं उसको पिन भी कर दूँगी।
स्मार्ट स्टडी कैसे करें? देखिए टाइम मैनेजमेंट से और मेरे हिसाब से जैसे आप ग्रुप में स्टडी करते हैं जब, मेंस के लिए स्पेशली और इंटरव्यू के लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ कि जब आप ग्रुप में स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं कि अच्छा ये इंसान क्या सोच रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है। तो अगर आप इतना डिसिप्लिन रख सकते हैं कि ग्रुप में सिर्फ स्टडी की जाए तो आप ज़रूर उसको करिए। स्मार्ट स्टडी का वो भी एक तरीका है और अपने आप को हमेशा एक तरह से सेल्फ मॉनिटर करके रखिए, तो वो भी स्मार्ट स्टडी का तरीका है। कोचिंग मैंने नहीं ली थी, अच्छा। ये इटरेशन की मैं एक बात बता देती हूँ, फिर उसके बाद आई थिंक वी विल क्लोज़ द सेशन। इसके बाद सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं जो भी डाउट्स हैं। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे इटरेशन के अलावा मैं आपको बता देती हूँ न्यूज़पेपर 2-3 डाउट्स मैं और ले लेती हूँ फिर आई थिंक वी विल क्लोज़ द सेशन। उसका रीज़न ये है कि जो मतलब मैं काफ़ी चीज़ें मैं एड्रेस कर चुकी हूँ और जो मैं मतलब जो भी मेरे दिमाग में और चीज़ें हैं उसके लिए आई विल टेक अनदर सेशन अगर इफ़ टाइम परमिट्स, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। तो आज के लिए फिर 2-3 क्वेश्चंस मैं कर सकती हूँ। ये सबसे पहले तो इटरेशन का मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट इटरेशन में जो भी आपके बबल्स होते हैं प्रीलिम्स में वो 30 से लेकर 35 ही आप भर सकते हो मैक्सिमम। उसके बाद जो होता है इंटेलिजेंट गेसिंग होता है। तो जब आप फर्स्ट इटरेशन में बबल्स भरें तो देखें कि कितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं। इस बार जैसे 20 क्वेश्चंस हो रहे थे तो वो एक तरह से आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कि बहुत टफ पेपर है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हाई है। तो थोड़े से कम क्वेश्चंस कीजिए। फिर उसके बाद एक और न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने के बारे में तो मैंने बता दिया है कि न्यूज़पेपर से नोट्स थीम वाइज बनते हैं, एज इट इज़ कॉपी नहीं होता न्यूज़पेपर का कोई भी मटेरियल। डिड यू गिव मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स? येस, थ्रू आउट आप ये कह सकते हैं कि 2 हफ्ते में अगर एक बार दे दिया तो दैट इज़ इनफ, बट बिफोर प्रीलिम्स वी यूज टू गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। तो मतलब आई थिंक कि अबाउट 30 to 35 मॉक टेस्ट आर इनफ, वो आपको कर सकते हैं। फिर उसके हाँ जी, इंग्लिश मीडियम से ही थी मैं। लक्ष्मीकांत को कवर टू कवर पढ़ना है, हाँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत इज़ योर बाइबल। उसका तो एक भी वर्ड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन में पूछा जा सकता है, तो ज़रूर पढ़िए। लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, वो आपकी एक तरह से प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस भी आपके क्वेश्चन उसी में से है। सीसैट के लिए क्या करें? सीसैट के लिए मैंने आपको बता दिया, नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और फिर उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी यूट्यूब वीडियो होगी, जो टॉपिक स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियोज़ होती है, आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम से कर लूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस? हाँ जी, स्पेक्ट्रम से भी कर सकते हैं। उसके अलावा नितिन सिंघानिया सर की भी बुक आती है, वो भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं। और अच्छा, देखिए फर्स्ट रीडिंग में लक्ष्मीकांत से कुछ भी लर्न होगा, ये भी एक क्वेरी आई हुई है कि फर्स्ट रीडिंग से नहीं लर्न हो रहा। वो देखिए पेशेंस की गेम है, यूपीएससी इज़ अ मैराथन है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि स्प्रिंट है, एक बार में पहुँच गए। मैराथन है, धीरे-धीरे भागिए, पर भागते रहिए। दैट इज़ द वन लर्निंग। और उसके बाद विच बुक टू प्रेफर फॉर प्रीवियस ईयर प्री एंड मेंस? तो देखिए बहुत सारी बुक्स हैं, नेक्स्ट आईज की भी अवेलेबल है बुक्स में, शून्य की भी है और उसके अलावा स्मार्ट वर्क्स की भी आई है, तो अच्छी है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा कोई भी अगर आपके डाउट्स होंगे तो मैंने एक अपना जो टेलीग्राम चैनल है UPSC_NIPA करके, उसमें एक कमेंट का ऑप्शन दे रखा है, आप उसमें मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जैसे भी कोई भी डाउट होगा, अगर मैं उस फील्ड में हूँ तो मैं आपके उस टाइम पे डाउट सॉल्व कर दूँगी। उसके अलावा आई थिंक दैट्स अबाउट इट। मुझे शायद बस ठीक है, तो लेट्स क्लोज द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम। द डाउट्स वर रियली इंटरेस्टिंग और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं किसी भी तरह से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ आपकी एजुकेशन में, आपके मोटिवेशन में। तो लगे रहिए, बिकॉज़ दिस इज़ एन एग्ज़ाम व्हिच चेंजेस योर लाइफ। अगर देखिए होना ना होना तो भगवान के हाथ में है, आपकी किस्मत भी एक पार्ट प्ले करेगी, बट इवेंचुअली यू हैव टू रियलाइज़ दैट जो ये लर्निंग्स आपको यूपीएससी देती है वो और कोई एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। तो ये लाइफ लर्निंग है। ये मैं ये कहती हूँ कि यूपीएससी इज़ अ क्रैश कोर्स ऑन लाइफ इटसेल्फ। तो वो क्रैश कोर्स के लिए रेडी रहिए, उसके लिए पॉजिटिव रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। निरंतर आपको लगे रहना है बिना विचलित हुए। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल। और बाकी के लिए यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, उसका है UPSC_NIPA ID है, ठीक है। तो दैट इज़ आई थिंक ऑल फॉर द डे। आई टेक योर लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।